नमस्कार सभी साथियों, तो आप जुड़ चुके हैं आपनो मिर्ता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज एक ऐसे किसान परिवार के साथ हम जुड़े हैं जो किसान का बेटा है, देश की सर्वोच्चम अपन कह सकते हैं एजुकेशन यूपीएससी को क्रैक किया है और किन परिस्थितियों में रह के इस उपलब्धि को हासिल किया है, उनकी स्टार्टिंग एजुकेशन कहाँ रही है, कहाँ से उन्होंने पूरी पढ़ाई की है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है। और ये वीडियो तमाम उन पेरेंट्स और उन स्टूडेंट के लिए आज लाभदायक हो सकता है जो आगे अपनी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। और आज की जिस प्रकार की चकाचौंध की लाइफ है, जो एजुकेशन का ट्रेंड लगातार बदलता जा रहा है और लोग मानसिक तनाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब हमारे साथ आज महिपाल जी बेड़ा है जो जुड़े हैं यूपीएससी में। इस बार ये दूसरे अटेम्प्ट में इनको सफलता मिली है। तमाम सारी जानकारी इनके साथ हम बातचीत आपके साथ रूबरू करके शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा तमाम उन माता पिता और स्टूडेंट के साथ जो किसान परिवार से या अन्य किसी परिवार से जुड़े हैं। तो विशेषकर किसान परिवार से ये अनुरोध करूंगा कि आप भी अब लगातार अपन बात कर लेते हैं मेड़ता क्षेत्र की, तो आसपास के गांवों से अब हर एग्जाम में कोई न कोई एक युवा है वो अपनी सफलता हासिल कर रहा है और किसान परिवार को, अपने क्षेत्र, जिले और राज्य के नाम को देश भर में रोशन कर रहे हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने इस देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च कंपटीशन एग्जाम में उसको क्रैक किया है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका परिचय दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा परिचय ये है कि मैं मोकलपुर जो मेड़ता तहसील में आता है वहाँ का निवासी हूँ, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। महिपाल जी, सबसे पहले तो बताओ आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है, सबसे पहले कौन सी स्कूल से आपने दाखिला लिया है, आपकी हायर सेकेंडरी तक कौन सी स्कूल से हुई है? मेरी स्कूलिंग मोकलपुर गांव से ही शुरू हुई। मेरी पहली स्कूल बलदेवराम मिर्दा स्कूल थी। उसके बाद मेड़ता में मरुधर डिफेंस स्कूल से मैंने स्कूलिंग की। फिर आदर्श नवोदय स्कूल में भी मैं पढ़ा और उसके बाद जयपुर में चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में मैंने अपनी आगे 12वीं तक की एजुकेशन प्राप्त की। जी, और बात कर लेते हैं आपका फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि आजकल देखते हैं कि लोगों को ऐसे लगता है कि इसके परिवार में तो कोई आईएएस होगा, आरएस होगा, अधिकारी होगा। फैमिली जो बैकग्राउंड है वो कहीं न कहीं शिक्षा से या सरकार से जुड़ा होगा। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्या आपका परिवार किसान परिवार से आते हैं? कौन-कौन है परिवार में? जी, हमारा एक संयुक्त परिवार है। उसमें मेरे ताऊ जी, मेरी 2 माएँ, मेरे 2 बड़े भाई साहब और एक छोटा भाई और 2 भाभियाँ और 1 भतीजा, 2 भतीजे और 1 भतीजी हैं। और किसान परिवार है। बेसिकली खेती से ही जुड़ा हुआ परिवार है। पब्लिक लाइफ में भी एक्टिव रहे हैं, लेकिन किसान परिवार होते हैं कि होने के बावजूद शिक्षा पे ध्यान दिया गया है और पॉलिटिकली भी मेरे दादाजी और मेरे ताऊ जी एक्टिव रहे हैं। अच्छा, ये भी सुना है कि आपके पिताजी का देहांत आज से 15 साल पहले हो गया है और ये कहा जाता है कि किसी बेटा या बेटी के सर से पिता का साया उठ जाता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपका वो किस प्रकार का सफर रहा है? क्या आपके जो संयुक्त परिवार है, पिता की कमी कभी खली या महसूस नहीं हुआ? जी, मतलब अगर मैं सही कहूँ तो मुझे वो कमी नहीं खलने दी गई, क्योंकि मेरे सर पे हमेशा वो हाथ रहा, एक गाइडिंग हैंड रहा। मेरे ताऊ जी, मेरे 2 बड़े भैया, उन्होंने मतलब इस तरीके से मार्गदर्शन किया कि हर मतलब पद पद पर मुझे पता था कि क्या करना है। और मैंने भी उनके जो कहा था उनको मतलब पत्थर के लकीर मानकर ही काम किया। ना कुछ ज़्यादा सोचा, ना कुछ ज़्यादा देखा, मतलब। और मेरा उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट भी था। ऐसा नहीं कि मुझ पे चीज़ें थोपी गई, मैंने अपनी मर्जी से सारी चीज़ें की हैं। लेकिन ये है कि एक ओवरऑल मेरे जो गाइडेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी और मुझे किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। अच्छा, बात कर लेते हैं कि आपने स्कूलिंग तो आप बता रहे जयपुर तक की, और फिर कौन सी कोई टेक्निकल एजुकेशन आपने ली है? जी, मेरी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई है आईआईटी कानपुर से। तो मैंने 4 साल आईआईटी कानपुर से भी पढ़ाई की है। अच्छा, आईआईटी कंप्लीट पास आउट है आप? जी, मैं 2021 में पास आउट। अच्छा, फिर जॉब भी किया होगा? जॉब भी किया है। 10 महीने मैंने विप्रो में जॉब किया था और जॉब में रहते ही मैंने 4 महीने पढ़ाई भी की थी ये सिविल सेवा के लिए। फिर मुझे लगा कि मुझे फुल टाइम इसमें देना चाहिए और ताऊ जी ने भी कहा कि आप जाओ, यही करो। अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगा आपका विप्रो का पैकेज क्या होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं लगभग आजकल लोगों का मोटिव ये होता है कि मुझे तो पैसे कमाने, तो आपको आईआईटी में भी अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, तो क्या पैकेज रहा होगा लगभग? उसका सर एनुअल पैकेज उस टाइम पे 2021 से 22 तक का पीरियड था, उसमें 11 लाख था। 11 लाख। फिर ये कसर कैसे आ गई कि आपने जॉब को क्यूट कर दिया और सर्विस की जो सर्विस के एग्जाम की तैयारी में आप लग गए? सर वही मेरा ये था कि फाइनेंशियली तो
कोई भी जॉब सिक्योरिटी दे देगी और एक लेवल के बाद पैसा मायने भी नहीं रखता। मेरे लिए जो गाइडिंग फोर्स था वो कि वो पब्लिक डोमेन में मैं कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, और पब्लिक डोमेन में मतलब धरातल पे परिवर्तन लाने के लिए सिविल सेवा से बढ़िया कोई जरिया नहीं है। जो सरकार की पॉलिसी मेकिंग और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का जो मेल होता है वहाँ पे, और वहाँ पे आप उस एज ए ब्रिज काम करते हो एज ए फैसिलिटेटर, तो वो जो चीज़ है उसी ने मेरे को फैसिलिटेट मतलब मोटिवेट किया। और कॉलेज में भी मैंने कई सीनियर्स को देखा, जैसे IIT कानपुर आज भारत का सबसे बड़ा कॉलेज है, और मतलब वो वहाँ से सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं, तो एक वो मेरे लिए और मोटिवेशन था कि मैं इसी डायरेक्शन में जाऊँ। तो वहीं से मेरे को मतलब पब्लिक लाइफ में आने के लिए ही मुझे ये मोटिवेशन मिली। अच्छा, अभी ये बातों बातों में एक किस्सा बता रहे थे कि ताऊ जी कहीं गए थे किसी सामाजिक समारोह में, तो वहाँ किसी ने कह दिया था कि ये IIT क्या है कि IAS की तैयारी करो ना, ये क्या किस्सा था? सर किस्सा ये था कि मतलब जब मैं जॉब कर रहा था तो उसी दौरान एक शादी में हम दोनों गए थे, मैं यहीं पे था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा। अच्छा। तो वहाँ पे ताऊ जी मेरे बारे में बता रहे थे कि भाई IIT कानपुर से इसने अभी किया है ग्रेजुएशन और ये जॉब कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो मतलब मेरे ताऊ जी के भांजे लगते थे, बोला कि मामा जी जो IITians हैं वो तो सारे सिविल सेवा में जाते हैं, जॉब तो कोई भी कर लेता है। तो फिर से उनको भी वो एक बार एकदम से याद आ गई कि अपने को तो IAS ही बनवाना था। तो फिर उन्होंने अगले ही दिन में हम बैठे थे, मैं लैपटॉप चला रहा था और उन्होंने मेरे को बोला कि तू दिल्ली चला जा, अपने तो ये IAS ही बनना है और यही काम करना है, तो अपने सब सिक्योर है, तू जा और पढ़ाई कर अच्छे से। अब आते हैं आपकी मेन IAS का जो एग्जाम रहा है, कितने साल की तैयारी रही, किस प्रकार की तैयारी रही, और तमाम जो स्टूडेंट जो IAS बनना चाह रहे हैं, चाहिए राजस्थान सर्विस सेवा में जाना चाह रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, किस प्रकार का पैटर्न रहता है, आपने कहाँ से तैयारी की, किस प्रकार का पढ़ने का पैटर्न रहा, कितने घंटे आपने पढ़ाई की है? सर जो तैयारी का समय रहा है, मतलब जब से शुरू की और रिजल्ट आने तक, वो 3 साल 3 महीने और 22 दिन का समय रहा है। और मतलब मैंने दिल्ली में रहकर ही तैयारी की है। मैंने वहीं जाके अपनी रणनीति बनाई। शुरुआती मैंने सेल्फ स्टडी की, फिर कोचिंग वगैरह भी ली, क्योंकि मेरे पास सैलरी आ रखी थी तो मैंने थोड़ी सेव कर ली, तो वहीं से फिर वो गाइडेंस के लिए। वो भी, तो मतलब गाइडेंस के लिए मैंने कोचिंग भी ली। और रही बात कितने घंटे पढ़ाई की, तो ज़्यादा मतलब खुद पे ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए डेली 6 से 7 घंटे की डेली फोकस स्टडी, और जब एग्ज़ाम पास में आ जाता था तो वो 2 घंटा बढ़ा दिया, 7 से 8 घंटे की स्टडी, और बीच बीच में ब्रेक भी लेना ताकि खुद को ऐसे ज़्यादा बर्डन फील ना हो। घर पे बात करना, दोस्तों से बात करना, और दोस्त वगैरह भी मेरे साथ रहे, और मेरे दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। ये सपोर्ट रहा है। मेरे साथ मेरा दोस्त था ऋषभ यादव, उसने मेरे को सपोर्ट किया है। फिर अभी इंटरव्यू के दौरान मेरे कई दोस्त हैं, जैसे निकिता सिंह है, धर्मपाल रोज हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, तो इसमें इस बार का जो रिजल्ट है आपका, दूसरे अटेम्प्ट में आप यहाँ तक सक्सेस हुई आपकी, कौन सी रैंक इस बार मिली आपको? सर मेरे को ऑल इंडिया रैंक 772 मिली है। 772। और महिपाल जी ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार की आज की एजुकेशन है, कहीं ना कहीं कॉमर्शियल एजुकेशन हो चुकी है, बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बागम बाग वाली और वो भेड़ चाल वाली कोचिंग कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार अपन देखते हैं, अपन राजस्थान की अगर बात करें, कोटा और सीकर है, उसको सुसाइड सिटी भी कहते हैं। पेरेंट्स की तरफ से भी बच्चों को इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि तू जाए तो वहां से सक्सेस होके ही आए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रेशर डाला जाए, तो आप आज इस सक्सेस तक पहुंचे, तो आप उन पेरेंट्स और स्टूडेंट और कोचिंग जो संचालक है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई का तरीका दूसरा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, पढ़ाई का तरीका दूसरा भी हो सकता है। आजकल जो जो एकेडमिक जो प्रेशर डाला जा रहा है बच्चों पे, मैं उसको सही नहीं मानता। तो उसमें कई कोचिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज चला रखे हैं, जिससे बच्चा अपने घर पे रह के घर के माहौल में ही तैयारी कर सके। यदि उसको तैयारी करनी है तो मैं उसको एक ज़्यादा इफेक्टिव जरिया मानता हूँ कि किसी को IAS बनना है तो दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, वहाँ रहने की दिक्कत है, वहाँ फिर कोचिंग जो फीस है वो भी महंगी है। तो कई कोचिंग है जो नई नई आ रही है, नए नए वेंचर्स हैं, क्योंकि उनकी रीच बड़ी है तो उनको पर हेड इतना चार्ज करने की जरूरत है नहीं। तो पर हेड अगर कोई बड़ी कोचिंग आपको 1.5 लाख का कोर्स दे रही है तो वो आपको 20,000 का कोर्स दे देगी। अच्छा। और क्वालिटी में कोई इशू नहीं होता। और इस लेवल पे आके आपको पढ़ाना नहीं होता, आपको बच्चे को बताना होता है कि ये कब तक पढ़ना है। तो आप गाइडलाइंस और डेडलाइंस दे दें तो बच्चा अपने आप कर लेगा। तो मैंने भी इस चीज़ का लाभ उठाया, और मैं दूसरे लोगों से भी बोलूँगा कि आप जितना हो सके घर वालों के पास रहें। और पेरेंट्स से कहूँगा कि जो बच्चा है
वो मेहनत तभी करेगा जब उसका किसी चीज में जेन्युइन इंटरेस्ट होगा। ये जरूरी नहीं कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। जैसे अगर मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे भी वो लालसा थी। घर वालों ने मुझे आईएएस बनने का तभी बोला जब मैंने उनको बोला कि हाँ, मेरी भी इच्छा है, मेरे को बनना है, तो तभी उन्होंने मेरे को गाइड किया। तो अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, जो मेरे सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जनरल अवेयरनेस वाले सब्जेक्ट, ये मुझे पहले से ही पसंद थे। अच्छा, आपकी हॉबी थी इनमें? हॉबी मतलब जैसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, जैसे राजस्थान बोर्ड की किताबें होती थी 12th वगैरह की, तो मैं 6th क्लास में मैं पढ़ता था। मुझे राणा सांगा, राणा कुंभा, ये ऐसे फैसिनेट करते थे। इन जो लार्जर देन लाइफ फिगर्स थे उनके बारे में जानना चाहता था। ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, तो ये मेरे को पहले से ही आते थे, मतलब पहले से मेरे को इनमें इंटरेस्ट था। और जब मैं इस तैयारी में गया तो मुझे लगा कि मतलब वो बढ़िया मेल हो गया। अच्छा, तो अब बात करते हैं आपके जो प्री एग्जाम से लेके मेन और इंटरव्यू तक का। जब आपका प्री हुआ तो ऐसे जब आप एग्जाम देखे आए तो ऐसा लगा था कि निकल जाएंगे? सर ऐसा था कि जब मैं प्री दे के आया तो हाथों हाथ कोचिंग वाले आंसर की निकाल देते हैं, मतलब पैटर्न मतलब वहाँ पे अलग होता है थोड़ा, हाथों हाथ ऐसे फील नहीं आती। लेकिन मैं कई बार, जैसे पहले प्री में एकदम ही पैटर्न चेंज हो गया था तो मैं स्तब्ध रह गया था। लेकिन ठीक है, फिर शाम को आके आंसर की मिलाई तो नंबर अच्छे बन रहे थे तो पता था हो गया। इस बार जब प्री दिया था तो जब जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने 10 से 1 आंसर देखे तो सारे के सारे सही थे। तो मैंने कपिल को बोला कि भाई ये भी अपना निकल गया। तो मतलब दोनों टाइम प्री की ऐसी थी मेरी कि मॉक टेस्ट वगैरह देते थे तो उसमें भी नंबर अच्छे आते थे और यहाँ भी श्योरिटी रहती थी कि हाँ ये हो जाएगा। अच्छा, अब जिस प्रकार से आपका मेन हो गया, इंटरव्यू हो गया, जब रिजल्ट आया तो खुद नहीं देखा, किसी और ने बताया था कि सिलेक्ट हो गया? रिजल्ट सर मेरे दोस्त ने देखा। मैं दिल्ली में ही था, मेरा दोस्त जो ऋषभ की मैंने अभी बात की, उसी ने रिजल्ट देखा और उसी ने मेरे को बताया कि हो गया। अच्छा, तो फिर सबसे पहले फोन किसको किया आपने? ताऊ जी को किया सर। क्या उनकी क्या फीलिंग थी, किस प्रकार से रिप्लाई था उनका? वो सर मतलब एकदम खुश हो गए थे, फिर थोड़े भावुक हो गए और फिर मतलब बात की कि बस बढ़िया, अब अगली बार रैंक सुधारनी है। अच्छा, और जब आप सफल होने के बाद जिस प्रकार से आप अपने घर आए, गांव आए, तो गांव वालों का जिस प्रकार से जुलूस भी निकाल के उनका स्वागत किया, तो वो मूवमेंट किस प्रकार था? क्या ऐसी कल्पना थी कि अपन भी एक बार गांव में आए तो इस प्रकार से लोग अपना वेलकम करेंगे? सर जो स्वागत और जो सत्कार और जो प्रेम मिला वो मेरे लिए अकल्पनीय था, क्योंकि मतलब ऐसा अमूमन होता नहीं है। ठीक है, मेरे को लगा प्री हुआ तब भी लगा था कि प्री हो गया, मेंस हुआ तो मेंस हो गया, मेरे को लगा इंटरव्यू हो गया तो ठीक है हो गया। मैं जब यहाँ, क्योंकि मैं 2 दिन दिल्ली में रुका था तो वहाँ पे ऐसा माहौल था नहीं। बहुत सारे साथ वाले भी सिलेक्ट हुए थे, हम सब ऐसे साथ में घूम रहे थे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि क्या होता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि कोई हमारा उस सरकार में, उस व्यवस्था में गया है तो प्रोसेस फेयर है, नीट एंड क्लीन प्रोसेस है। एक आम किसान का बेटा जमीन से उठ के अपनी जो मतलब जो भारत की जो सबसे बड़ी एजुकेशन है, ब्यूरोक्रेसी है उसके टॉप मोस्ट लेवल पे जाके बैठ सकता है सिर्फ मेहनत के बल पे। तो मैं इस एग्जाम को धन्यवाद दूंगा, इस संस्था को धन्यवाद दूंगा कि जो प्रोसेस है इतना फेयर है कि जो उत्तम से उत्तम जो अभ्यर्थी होता है उसी को ये सेलेक्ट करता है। हाँ, हो सकता है कि कई बार आप इसको देर लग जाती है, लेकिन आपको अपनी जगह अवश्य देता है ये। तो मेरे लिए मतलब बहुत ही वो लर्निंग जर्नी रही है सर। अच्छा, अब जिस प्रकार से एग्जाम हो गया यार, गांव में आया, क्योंकि आप कह रहे दिल्ली जैसे में तो ये चीजें आम हो सकती है। हाँ, हो सकती है। आप यहाँ आने के बाद जैसे लगा, आप बता रहे हैं खुद ही कैसे लगा था कि कोई अफसर बने, तो वो फीलिंग अब आई अंदर भी, हम अफसर बन गए? जी सर, वो आ रही है कि अब मतलब बन गए हैं, और अब बन गए हैं तो ऐसे रहना है कि आपका जो कंडक्ट है, आपकी जो बातचीत है वो ऐसे ना लगे कि मतलब आप मैच्योरिटी वाली होनी चाहिए कि आप कोई भी बात दे तो तर्क के साथ दे, ऐसे कुछ भी ना बोल दे। और बोले तो जो भी बोले ऐसा बोले कि वो सभी पक्षों को ध्यान में रख के बोले, कि निष्पक्ष होके एक वो कंडक्ट आपका जो सही है उसके साथ ही रहना है। मतलब जब आप सरकार का हिस्सा हैं तो सरकार जब निष्पक्ष है, सरकार जब उस हिसाब से काम करती है तो आपको भी उसी हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। तो इस रैंक से सेटिस्फाई हैं कि अब और ट्राई करनी है? सर अभी तो सेकंड अटेम्प्ट है तो और तो ट्राई करेंगे, प्रॉपर जो टॉप मोस्ट सर्विस है वही लेंगे। अच्छा, अब जिस प्रकार से आपका इसमें इस रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी मिल सकती है आपको? सर अभी तो कैडर कौन सा? इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलने के आसार चांसेस है। और किस प्रकार से पब्लिक सर्विस में जाएंगे? क्या मोटो रहेगा कि जिस किसान परिवार से, जो सामान्य परिवार से उठ के जाते हैं, तो किस प्रकार से समाज की सेवा के साथ ही जो आमजन है उनको किस प्रकार से अपनी ओर से जो नियमों में रह के किस प्रकार से उनकी मदद करने का प्रयास रहेगा? सर
जो सरकार का भी का नारा है कि जो अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचे, और जो नारी, किसान, युवा और वृद्ध हैं, इन पे जो खास तौर पे ध्यान दिया जाता है, तो मैं उसी संदर्भ को लेके आगे का काम करूंगा। और जो भी मेरे जो पावर्स होंगी, जो मेरे पास अथॉरिटीज होंगी, उनका मतलब एक रेक्टिट्यूड के साथ और एक इंटेग्रिटी के साथ यूज करते हुए ये इंश्योर करूंगा कि लोगों को सच में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले। और यूथ के लिए खासकर मेरा जैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है, मैंने कॉलेज में वॉलीबॉल खेला है, क्रिकेट में देखता हूँ, तो स्पोर्ट्स को मैं एक ऐसा माध्यम मानता हूँ यूथ के लिए है, भले ही महिलाओं के लिए। जैसे हम आजकल देख रहे हैं बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ रही है महिलाओं में से, सुश्री मनु भाकर, तो ये एक जरिया हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको वो माध्यम देता है। अगर आप ठीक है, मतलब किताबी ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, व्यवहारिकता और स्पोर्ट्स में व्यवहारिकता होती है, आप एक टीम बॉन्डिंग सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, और वहाँ पे जो आपके अंदर का स्ट्रेस है, जो आपका गुस्सा है, वो एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज होता है। आप खुद पे मेहनत करते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव वे में मेहनत करते हैं। तो मैं जितना भी मेरे से हो पाएगा स्पोर्ट्स को हर जगह प्रमोट करूंगा सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो ये थे महिपाल जी बेड़ा, जिन्होंने दूसरे प्रयास में भारत की सबसे बड़ी जो सिविल सर्विसेज है उसमें इन्होंने सफलता हासिल की है। और इनका मकसद है कि किस प्रकार से सरकार ने जो उपलब्धि इस कैडर के जरिए दी जाएगी, वो पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार का जो मोटो है उसके अनुरूप वो कार्य करेंगे, और हर जो वर्ग है वो उन तक वो तमाम सारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इनकी मोटिवेशनल की बातें आपको अच्छी लगी है, हर पेरेंट्स, हर स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम इसी प्रकार की कहानियां लेकर आप तक हाजिर होंगे। जब तक जय जवान जय किसान।